हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मयंक त्रिवेदी और एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल फिज़िक्स की दुकान में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपने अल्टरनेटिंग करंट की सीरीज़ में चल रहे थे और काफ़ी दिन हो गया मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। तो मैं कोशिश करूँगा आज के बाद हर रोज़ आपको एक वीडियो मिले जिससे आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से होती रहे। ठीक है, तो नीट और बोर्ड को ध्यान में रखते हुए हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने लास्ट टाइम में प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए पढ़ा था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए। प्योर इंडक्टिव सर्किट। अब प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा, इसमें एक इंडक्टर होगा, मतलब यानी कि एक कॉइल, और एक होगा एसी सोर्स जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा होगा, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। तो मान लेते हैं यहाँ से कोई करंट जा रहा है इस पे और इसका जो इंडक्टेंस है वो है L। तो अगर हम लोग इसके लिए किरचॉफ लॉ लगाएं इस लूप में अगर हम लोग एक किरचॉफ लॉ लगाएं तो अकॉर्डिंग टू केवीएल के अनुसार क्या हो जाएगा, हम लोग ये लिखेंगे E माइनस एल डी आई बाई डी टी। किसी इंडक्टर में जो वोल्टेज आता है वो आता है एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि हम लोग ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये 0 के बराबर होगा तो E बराबर हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। तो अगर हम लोग E की वैल्यू रख दें E0 साइन ओमेगा टी और डी टी को ऊपर ले आए तो बराबर हो जाएगा एल डी आई। तो यहाँ से अगर हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दें तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन करने से E0 तो बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी। और यहाँ पे जो ओमेगा टी है उसका ओमेगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू एल, सॉरी यहाँ पे ओमेगा, हाँ ओमेगा नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू एल डी आई की जगह लिख दो आई। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा आई बराबर E0 अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। अब ये जो ओमेगा एल है, ओमेगा एल की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओमेगा एल की जगह हम लोग मान लेते हैं, ये लिख देते हैं एक्स एल। ठीक है, कॉस ओमेगा टी। तो अब करंट बराबर क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके का रेजिस्टेंस हो जाएगा जो कि इंडक्टर ऑफर करेगा। ठीक है, तो ये जो एक्सएल है ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ये आ जाएगा आई बराबर I0 कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी को अगर साइन ओमेगा टी की फॉर्म में लिखना चाहे तो ये लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा या फिर ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आया, यहाँ पे एक हम लोगों ने माइनस छोड़ दिया क्योंकि साइन ओमेगा टी का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ माइनस और आता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस आ जाएगा। अब ये माइनस क्या करोगे, इस माइनस को हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने इस माइनस को अंदर भेज दिया है। ठीक है, मतलब इसको साइन में कन्वर्ट किया पहले। ठीक है, साइन में कन्वर्ट किया तो इसका हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, और माइनस को अंदर भेजा, साइन ऑफ माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, तो मतलब ये माइनस अंदर भेज दिया है तो ओमेगा टी इधर आ गया और माइनस पाई बाई 2 उधर चला गया। तो यहाँ से साफ साफ आप देख सकते हैं कि करंट जो है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 फेज पीछे है। देखो यहाँ पे साइन ओमेगा टी है खाली, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट जो है वो लैग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको थोड़ा सा रफ कर लें तो हम लोग ये देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। अगर हम लोग फेजर डायग्राम बनाएं तो फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, फेजर डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। अगर हम लोग यहाँ पे वोल्टेज को दर्शा देते हैं तो ये हमारा करंट हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और ये एंगल कितना है, ओमेगा टी है, तो ये बचा हुआ एंगल हमको पता चल जाएगा ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन अगर वाई एक्सिस पे लोगे तो ये V0 साइन ओमेगा टी आ जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ई लिया था तो यहाँ पे ई ले लो, ठीक है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन लोगे तो ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस 90। तो ये हमारा फेजर डायग्राम बन गया। उसके बाद अगर वो वाला वेव वाला डायग्राम बनाना है तो वेव वाला डायग्राम में क्या करोगे, ये जो है हमारा जो वोल्टेज है, वोल्टेज जो है अगर हम लोग वोल्टेज को साइन के कर्व से ऐसे डिनोट कर दें, मतलब ईएमएफ को अगर हम लोग साइन के कर्व से डिनोट कर दें तो जो करंट होगा उसको हम लोग कॉस के कर्व से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा आप छोटा बनाएंगे क्योंकि करंट जो है वो वोल्टेज से कम होता है, क्योंकि I इज इक्वल टू हम जानते हैं E/R है, तो 1/R टाइम्स हो जाता है करंट, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। सबसे बढ़िया चीज़ तो यही होती है कि हम लोग कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें और साथ साथ क्वेश्चन को भी लगाते चलें, तो वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ की बात कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने जो प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट दिया, तो उसमें अगर हम लोग एक्सेल की बात करें इंडक्टिव वाले के लिए, उसके लिए आया था ओमेगा एल, और जो दूसरा था एक्सी उसका आया था 1/ओमेगा सी। अगर ओमेगा को हम लोग ये लिख दे 2πf/L, और यहाँ पे भी लिख दे 1/2πf/C, तो अगर एक्सेल और एफ का ग्राफ बनाए, यहाँ एक्सेल ले लें, यहाँ एफ ले लें, तो एक्सेल और एफ का ग्राफ बनाए तो कुछ स्ट्रेट लाइन आएगा। और अगर एक्स सी और एफ का ग्राफ बनाए तो ये कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि एक्स सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, ठीक है। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये याद रहने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अब अभी तो हम लोगों ने क्या किया, सब प्योर की बात करी कि प्योर कैपेसिटिव, प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव। अगर हमारे पास दो दो के ग्रुप हैं, अब ठीक है, दो दो के ग्रुप इन द सेंस कि मान लेते हैं कि हमारे पास आरएल सर्किट है, ठीक है, आरसी सर्किट हो सकता है, ठीक है, और सीआर सर्किट हो सकता है ना। तो इतने सारे सर्किट की तो बात नहीं करते हैं, सीआर सर्किट वगैरह की तो बात नहीं करते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो है वो एलआर सर्किट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एलसी सर्किट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसको एलसी लिख दें, एलसी और एलआर सर्किट इम्पॉर्टेंट है थोड़े से। यहाँ पे आरएल सर्किट में क्या होता है, आरएल सर्किट अगर है तो हम लोग को बात क्या याद रखनी है, यहाँ पे बात क्या याद रखनी है, यहाँ पे हमको ये बात याद रखनी है कि जो वोल्टेज होगा लीड करेगा, लीड्स करंट, ठीक है, बाय सम एंगल फाई, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग एलसी सर्किट की बात करें तो एलसी सर्किट की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको याद रखने वाली है वो है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। जब एलसी सर्किट की बात करते हैं तो हम लोग इसकी बात करते हैं एक्सएल बराबर एक्सी की। यहाँ पे एक्सएल और एक्सी को बराबर कर देते हैं और उस पर हमको जो फ्रिक्वेंसी मिलती है उसे हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी। इसको हम लोग लिख देते हैं ओमेगा एल, इसको लिख देते हैं 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू 1/√LC हो जाएगा। ओमेगा में लिख दो 2πf इक्वल टू 1/√LC, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें f की वैल्यू ये आ जाएगी 1/2π√LC, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्वेंसी इसे हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ये क्या होती है, रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं।
अब एक चीज़ देखिए, ये जो हम लोगों ने RL सर्किट लिखा है, RL सर्किट, इसके लिए कुछ हम लोग थोड़ा सा चीज़ें देख लेते हैं। RL सर्किट कैसा होगा, एक रेजिस्टेंस लगा होगा, एक इंडक्टेंस लगा होगा, ठीक है, और यहाँ पे एक AC सोर्स लगा होगा जो कि सप्लाई कर रहा होगा E बराबर E0 साइन ओमेगा टी का वोल्टेज सप्लाई कर रहा होगा, वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई कर रहा होगा। ये R मान लेते हैं, ये L मान लेते हैं। अब अगर RL सर्किट के लिए हम लोग बात करें तो RL सर्किट के लिए जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा Z, जिसे हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इम्पीडेंस। अगर इंडक्टिव इम्पीडेंस की बात करें Z की, तो यहाँ पे ये जो Z हो जाता है वो हो जाता है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग करंट को डिफाइन करते हैं तो करंट की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है E अपॉन Z, ठीक है। तो E अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे करंट की वैल्यू ये हो जाती है। अब करंट की वैल्यू तो ये हो जाती है, उसके बाद अगर हम लोगों को कुछ एंगल चाहिए होगा कि जो इसका रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा है, ये सब चीज़ें, तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग इसका फेजर डायग्राम बनाए तो एक्सेल और आर में कुछ ऐसा चीज़ रहती है, ये एक्सेल रहेगा, ये आर रहेगा, ठीक है। तो इनका जो नेट होगा रेजिस्टेंस वो इधर कहीं आएगा जेड, ठीक है। ये एंगल अगर हम लोग फाई मान लें तो अगर हम लोग tan फाई लिखें तो tan फाई जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सेल बाई आर, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और फेजर डायग्राम भी हमको इसका याद रखना है, ठीक है। और जहाँ पे ये हमने बता दिया आपको, ये क्या बताया है, इंडक्टिव इम्पीडेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक हमारे पास जैसे RC सर्किट है, RC सर्किट की बात करें अगर हम लोग, तो RC सर्किट में अगर हम लोग देखें तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है XC वाला वो इधर रहता है और रेजिस्टेंस इधर रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो XC होता है वो क्या करता है, वो लैग करता है रेजिस्टेंस से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ये जो XC ये जो लिखा है ना, ये इसके अकॉर्डिंग लिखा है कि हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग कैपेसिटिव सर्किट पढ़ रहे थे तो उसमें जो वोल्टेज था वो लैग कर रहा था, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये जो फेजर डायग्राम है वो बनाया, ठीक है। तो XC इधर रहेगा, R इधर रहेगा, ये इसका नेट रेजिस्टेंस रहेगा, इसको Z नाम दे दो, ठीक है। अब Z यहाँ पे जो Z होगा इसे हम लोग कहेंगे कैपेसिटिव इम्पीडेंस, और यहाँ पे अगर हम लोग करंट की बात करेंगे अगर हम लोग, तो करंट हो जाएगा हमारा E अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ठीक है। R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा इसको एंगल की बात करें ना, ये एंगल अगर फाई ले लें तो अगर हम लोग tan फाई को डिफाइन करना चाहें, tan फाई कैसे डिफाइन होगा, XC बाई R, ठीक है, क्योंकि ये XC हो जाएगा और ये हमारा R है तो XC बाई R, ठीक है। और थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर सकते हो, XC को हम लोग 1/ओमेगा C लिख सकते हो, तो ओमेगा C R tan फाई बराबर, ठीक है। ये सब फॉर्मूले आपको बहुत ज़रूरी हैं जो आपको याद रहने चाहिए, सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इस वजह से आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखना है। देखिए कैप निकल गया, होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब लोग आगे बढ़ते हैं। तो RL सर्किट हो गया, LC सर्किट के बारे में वही इम्पोर्टेंट था, एक्सेल और XC वाली चीज़, ठीक है। बाकी और कोई चीज़ इम्पोर्टेंट उसमें इतनी नहीं, ठीक है, जो कि पूछी जा सकती है। चलिए अब हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है LCR सर्किट। अब LCR सर्किट में क्या होगा, यहाँ पे इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा, रेजिस्टर भी होगा, और तीनों को हम लोग क्या करेंगे, एक AC सोर्स से जोड़ देंगे। ठीक है, और जो AC सोर्स की सप्लाई होगी वो वही रहेगी, E0 sin ओमेगा t। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये हमारा L, इसका इंडक्टेंस L है, इसका कैपेसिटेंस C है और इसका रेजिस्टेंस R है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज़ बात करें कि हम लोग अगर यहाँ पे बात करें कि हमारे पास अगर इसका फेजर डायग्राम देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि R तो इधर रहेगा, ठीक है। XL जो क्या करेगा, XL लीड करेगा, है ना। तो XL लीड करेगा तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब VL जो है वो लीड करेगा, मान लेते हैं एक तरीके से। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो VC ये लैग करेगा रेजिस्टेंस, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन तो यही रहेगी। करंट को इधर से डिनोट कर देते हैं अगर, तो ये जो VL है वो करंट से क्या करता है, लीड करता है, और जो VC है वो करंट से लैग करता है। अब यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। केस नंबर वन ये बनेगा, VL अगर बड़ा हो जाए VC से, VL अगर बड़ा हो जाए VC से तो क्या होगा, दोनों का नेट इधर आ जाएगा, है ना, दोनों का नेट किधर आ जाएगा, इधर। तो ये VL माइनस VC लिख देंगे और इन दोनों का नेट हमको कहीं यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर केस 2 ये हो गया कि VL जो है छोटा और VC बड़ा है, तब हमको जो नेट देखने को मिलेगा वो कहीं इधर कहीं देखने को मिलेगा, VC माइनस VL लिखेंगे और इनका नेट जो है इधर कहीं हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। इन दोनों का जो नेट है वो इधर कहीं हमको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे हम लोग करंट की बात करें, ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग करंट की बात करें तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, E/Z होती है, यहाँ पे भी E/Z ही होगी, बस यहाँ पे Z की वैल्यू बदल जाएगी। Z की वैल्यू कैसे बदलेगी, Z की वैल्यू को लिख सकते हो XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे VL माइनस VC है, तो वोल्टेज की फॉर्म में जब हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे नेट निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब अगर हम लोग यहाँ पे इन दोनों का नेट वोल्टेज इधर कहीं है, VL माइनस VC, ये R है, इसको XL की फॉर्म में भी लिख सकते थे, XL माइनस XC, है ना। फिर उसका नेट निकालेंगे तो नेट जो होगा वही Z आएगा, और Z की वैल्यू तो है ये XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमको इसकी वैल्यू मिल गई, करंट की वैल्यू, ठीक है। दिस इज करंट I की वैल्यू। अब यहाँ से अगर tan थीटा वगैरह निकालना चाहें तो इसको अगर हम लोग एंगल फाई नाम दे दें, तो अगर tan फाई को डिफाइन करोगे तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, tan फाई बराबर हो जाएगा हमारे पास XL माइनस XC बाई R, ठीक है। वोल्टेज की फॉर्म में भी लिख सकते हो, रेजिस्टेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हो, XL माइनस XC बाई R, ठीक है। ये हमारा tan फाई की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और LCR सर्किट तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बोल्ड वालों को ये LCR सर्किट काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, तो आप लोग को ये LCR सर्किट को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है, और इससे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड आते हैं। आपको XL XC की वैल्यू दे देगा कई बार, और इस फॉर्मूले में पुट करके आप लोग से पूछ लेगा, XL XC R दे दिया, E दे दिया, तो आपसे I पूछ लेगा या E पूछ लेगा, अलग अलग वैल्यूज़ देके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा फार्मूला जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा था RMS करंट इन अ सर्किट इज कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज AC सोर्स इन 15 एम्पेयर। कह रहा है कि एक RMS करंट है किसी भी सर्किट में, कनेक्टेड टू ए 50 हर्ट्ज AC सोर्स इज 15 एम्पेयर। मतलब IRMS की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है
15 एम्पेयर। और आपसे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट आफ्टर 1/600 सेकेंड क्या होगी, ठीक है। और इसकी आपको फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वैल्यू ऑफ करंट बताओ इन सर्किट में 1/600 टाइम के बाद, 1/600 सेकेंड्स के बाद। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो IRMS जो होता है वो हमने बताया था आपको I0/√2 होता है। I0 की अगर वैल्यू निकालें तो 15√2 हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर हम लोग जनरल इक्वेशन लिखें किसी भी अल्टरनेटिव करंट की, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I0 sin ω t। अब यहाँ पे I0 की वैल्यू क्या रख दी, 15√2 रख दी, और साइन ओमेगा की वैल्यू क्या रख देंगे, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2πf, f की वैल्यू 50, और टाइम पीरियड कितना दिया है 1/600, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 15√2 साइन, ये हो जाएगा हमारे पास 100, तो ये 2 जीरो हमने काट दिए, π/6 हो गया। तो 15√2 π/6 मतलब 30, 1/2 हो गया। तो 15/√2 एम्पेयर इज द आंसर। ये क्वेश्चन आया है बोर्ड में। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सिंपल, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन लगा के जाने हैं, ठीक है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। पेपर सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि पेपर बिल्कुल जैसे नंबरिंग है पेपर में वैसे ही अटेम्प्ट करें, तो एग्ज़ामिनर ज़्यादा इम्प्रेस होता है, ठीक है। मैंने भी यही किया था कि जैसे लाइन से क्वेश्चन लिखे थे वैसे ही किए, तो उनको चेक करने में थोड़ी सी आसानी होती है और एग्ज़ामिनर थोड़ा सा खुश हो जाता है। इस वजह से आपको जो पेपर लिखना चाहिए बिल्कुल सीरियल वाइज लिखना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पहले लिखेंगे, सेकंड दूसरा लिखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसकी जगह छोड़ दीजिए, बाद में आप इसको कर लीजिए जब आपको थोड़ा सा लगे कि आपके पास टाइम है और आप अब उसके लिए सोच सकते हो, ठीक है। तो यही तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का, ठीक है। किसी भी एक क्वेश्चन में स्टक रह के हमको नहीं रहना होता है। What is the impedance of the capacitor of capacitance C in an AC circuit using source of frequency n hertz? कह रहा है कि आप बताइए कि इम्पिडेंस बताइए, कैपेसिटर का इम्पिडेंस बताइए ऑफ कैपेसिटेंस C, जिसका कैपेसिटेंस आपको C दिया है किसी भी AC सर्किट में यूजिंग सोर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी इन n hertz, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी कितना दिया है n hertz, ठीक है। तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है। Z बराबर जो होता है कैपेसिटर के लिए ये होता है 1/ω/c। तो 1/ω की जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2πf, f की जगह n लिख दो, ये लिख दिया c, तो z की वैल्यू ये आ गई। बहुत छोटा सा सवाल था, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे हमको यूज़ करना है, इम्पिडेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। इम्पिडेंस ऑफ कैपेसिटर पूछा है, इसका मतलब z पूछा है, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन कह दिया कि एक हमारे पास क्वेश्चन है, LCR सर्किट दिया है, ठीक है। LCR सर्किट में क्या करा हम लोगों ने, यहाँ पे एक AC सोर्स कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे तुमसे कह रहा है कि रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम और इंडक्टेंस दिया है हमको 2 नहीं मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं इसको। इंडक्टेंस मान लेते हैं हमको दिया है L की वैल्यू दी है 7 ओम, ठीक है। मतलब XL की वैल्यू दी है 7 ओम, ठीक है। और उसके बाद XC की जो वैल्यू है वो हमको दी है, मान लेते हैं 3 ओम। अब आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर हम लोगों ने इस पे जो EMF है वो प्रोवाइड किया 2 वोल्ट, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 sin ω t करके कुछ। अब आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि इसमें मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है,
ठीक है। तो मैक्सिमम करंट निकालने के लिए क्या तरीका है, मतलब करंट निकालने के लिए क्या तरीका है, इंस्टेंटेनियस करंट या मैक्सिमम करंट निकालने के लिए क्या तरीका है। मैक्सिमम करंट मतलब क्या हो जाएगा, आई नॉट की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट बाई जेड। अब ई नॉट जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 का स्क्वायर आर का स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी 3 माइनस 7 माइनस 3 मतलब 4 का स्क्वायर। तो ई नॉट की वैल्यू 2 दी है, ये हो जाएगी 3 का स्क्वायर 9, ये 16, ये हो जाएगा 2/√25 मतलब 2/5। अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो 0.4 एम्पेयर का मैक्सिमम करंट इसमें होगा, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको आने चाहिए करने, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल होते हैं, ठीक है। तो आप लोग आसानी से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जिसे हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, देखिए पावर फैक्टर पावर फैक्टर पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा पावर देख लेते हैं, ठीक है। ऑफ एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट का जो पावर होता है वो कैसे डिफाइन होता है। मान लीजिए ये आपका ईएमएफ है, ठीक है, या फिर ऐसे मान लीजिए ये आपका ईएमएफ है, हाँ ये आपका ईएमएफ मान लेते हैं, ये आपका करंट मान लेते हैं, ठीक है। इसमें जो फाई का फेज डिफरेंस है। अब आपसे कह रहा है कि आप सबसे पहले ये बताइए कि करंट का कौन सा कंपोनेंट पावर लॉस बताएगा। तो यहाँ पे करंट के दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट हमारा करंट का इधर आ जाएगा, ठीक है, जिसे हम लोग कह देंगे आई कॉस फाई, सही है, गलत है, हमेशा एंगल के साथ वाला जो होता है वो कॉस फाई लेते हैं, ये हो जाएगा साइन फाई। और ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा आई कॉस फाई, ठीक है। तो जैसे किसी भी नॉर्मल अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारा वोल्टेज ये है, इधर है, इधर से इधर है प्लस माइनस, करंट इधर है, तो ये क्या करता था कि ये जो इस डायरेक्शन वाला जो करंट होता था वही पावर लॉस डिफाइन करता था अगर किसी भी नॉर्मल सर्किट की बात करें, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल का चेंज हो रहा है उस डायरेक्शन में जो करंट है वही पावर लॉस बताता था। तो वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई की जिस डायरेक्शन में ये करंट होगा वही पावर लॉस को बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर पावर लॉस लिखेंगे तो पावर लॉस कौन बताएगा, ये ई आई कॉस फाई, ठीक है, ई आई कॉस फाई। अब घर में तो आरएमएस वैल्यू ही आती है, तो आरएमएस वैल्यू की फॉर्म में लिख दो आरएमएस, ठीक है। अभी जो कॉस फाई है, कॉस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हो आप, किसी भी एलसीआर सर्किट के लिए अगर हम लोग बात करें पावर फैक्टर की, तो देखो इधर तो हमारा क्या होता है एक्सएल माइनस एक्सी ले लो, इधर हम लोग आर ले लेते हैं, इधर हमारा जेड ले लिया, ये एंगल अगर फाई है तो अगर कॉस फाई को डिफाइन करो तो कॉस फाई क्या हो जाएगा आर बाई जेड बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये जो आर बाई जेड है इज कॉल्ड द पावर फैक्टर ऑफ अ एलसीआर सर्किट, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो आई साइन फाई है इसे हम लोग कहते हैं वॉटलेस करंट, ठीक है। आई साइन फाई इज कॉल्ड वॉटलेस करंट, ठीक है, क्योंकि ये कोई भी अपना योगदान नहीं दे रहा है पावर लॉस में, इस वजह से इसको हम लोगों ने वॉटलेस करंट कह दिया। कई बार सीधे सीधे वॉटलेस करंट पूछ लेता है पावर फैक्टर बता के, ठीक है। तो इसलिए आपको पावर फैक्टर तो याद ही रखना है, साथ में वॉटलेस करंट भी याद रखना है, ठीक है। चलिए अब एलसीआर सर्किट के लिए एक ग्राफ आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको भी हमको देख के जाना है। कैसा ग्राफ होता है देखिए, जेड और फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो जेड और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ आता है वो ग्राफ आपको याद रखना है, वो ग्राफ लगभग कुछ ऐसा आता है, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ आता है, इस तरफ सर्किट में जो होता है वो प्योर कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करता है,
सर्किट की तरह बिहेव करता है अगर ग्राफ में देखें, और इधर जो होता है प्योर इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, मतलब कैपेसिटिव सर्किट की तरह, प्योर ना लिखिए, इंडक्टिव सर्किट के लिए और कैपेसिटिव सर्किट के लिए तरह बिहेव करता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस जगह अगर देखोगे तो इस जगह जो होता है वो होता है हमारा एक्स इज ग्रेटर देन एक्सएल, इस जगह जो होता है वो एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्स सी होता है। और इस पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें तो इस पॉइंट पे ये इस फ्रिक्वेंसी को हम लोग रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा भी था, ये होता है इस पॉइंट पे एक्सएल बराबर एक्स सी। ठीक है, तो ये ग्राफ आता है। ठीक है, ऐसे ही इसी से रिलेटेड करंट और फ्रिक्वेंसी का ग्राफ बनाने को आ जाता है। करंट फ्रिक्वेंसी का ग्राफ कैसा होता है? देखिए कि हम लोगों ने मान लीजिए करंट बनाया, इधर बना दी फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो हमने देखा कि वो ग्राफ थोड़ा सा डाउनफॉल कर रहा था, मतलब उसका इम्पिडेंस मतलब रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा था। तो करंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, फिर डिक्रीज करेगा। ठीक है, करंट इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज करेगा, ऐसा होगा। ठीक है, मैक्सिमम करंट इस पॉइंट पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए कोई भी जो करंट है वो दो फ्रिक्वेंसी पे मिल रहा है। जैसे मान लो कि एक ये करंट I1 जो है वो दो फ्रिक्वेंसी पे मिल रहा है। ठीक है, ये इसको F1 मान दे देते हैं, इसको F2 नाम दे देते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं जो इनका डिफरेंस होता है F2 माइनस F1, F2 माइनस F1 इज कॉल्ड बैंडविड्थ, इसे हम लोग कहते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, दो वैल्यूज़ मिल रही हैं हमको, दो फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज मिल रही हैं एक ही करंट के लिए, और इनका जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ क्वालिटी फैक्टर भी डिफाइंड होता है। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर जो होता है उसको हम लोग सीधे सीधे एक्सएल अपॉन आर की तरह डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर क्यू से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्वालिटी फैक्टर होता है एक्सएल बाई आर। ठीक है, इसका और भी फॉर्मूला हो सकता है, इसको हम लोग एफ अपॉन बैंडविड्थ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एफ अपॉन बैंडविड्थ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एफ यहाँ पे कौन वाली? रेजोनेटिंग वाली। ठीक है, एफ आर अपॉन बैंडविड्थ। तो यहाँ से एक चीज़ देख सकते हो, जो क्वालिटी फैक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ होगी। ठीक है, ठीक है, बैंडविड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास क्वालिटी फैक्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद एक शार्पनेस ऑफ द ग्राफ की बात करें तो ये देखो यहाँ पे ग्राफ शार्प है। ठीक है, आप जैसे जैसे ग्राफ ऊपर खींचेगा वैसे वैसे और ज़्यादा शार्प होता चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसकी अगर बैंडविड्थ कम होती चली जाएगी तो ये ग्राफ शार्प होता चला जाएगा। ठीक है, अगर बैंडविड्थ घटेगी, क्योंकि जैसे जैसे पतला होता जाएगा तभी तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर से खींचो इसको, ये पतला होता चला जाएगा, ये पतला होता चला जाएगा, तो डिफरेंस क्या होता जाएगा? कम होता चला जाएगा। और ये और पतला होता चला जाएगा, शार्पनेस इसकी बढ़ेगी तो बैंडविड्थ घटेगी, तो इसकी शार्पनेस जो है वो बढ़ेगी। इसका मतलब क्वालिटी फैक्टर जो हो जाएगा शार्पनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शार्पनेस। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत अच्छा चीज़ें हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, चलिए, तो यहीं से हमारा अल्टरनेटिंग करंट की चेकलिस्ट भी समाप्त होती है। इसके क्वेश्चन लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। कोई क्वेश्चन नहीं आता है मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पेपर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ।